प्लीज। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। नमस्ते सर। थैंक यू सर। कैसे? ठीक है। हाँ सर। अच्छा, आपका ड्राफ्ट बहुत अच्छा है। फर्स्ट पोजीशन इन AICHE डिबेट हाँ सर। ऑन फ्यूचर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन इंडिया। हाँ सर। AICHE क्या है? सर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स, यह एक संस्था है जिसके अलग अलग कॉलेज में चैप्टर्स होते हैं जो भी केमिकल इंजीनियरिंग अच्छा, से रिलेटेड कॉलेज है। आपके ख्याल से फ्यूचर फ्यूल्स का फ्यूचर कैसे कैसे भारत में? सर हमारे एनर्जी सिक्योरिटी में फॉसिल फ्यूल का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। वर्तमान में प्राइमरी एनर्जी में 96% फॉसिल फ्यूल का कंट्रीब्यूशन है, मॉस्फी ने जो डाटा रिलीज किया उस अनुसार। लेकिन हम लोग ग्रीन ट्रांजिशन और रिन्यूएबल एनर्जी की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो सनई सनई फॉसिल फ्यूल का रोल कम होते जाएगा। अच्छा, और राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज इन मैथिली। हाँ सर। एक शॉर्ट स्टोरी का सिनॉप्सिस हमको दीजिए, बहुत छोटा। सर जो लास्ट शॉर्ट स्टोरी मैंने लिखी है वो मेरे लास्ट ईयर की यूपीएससी रिजल्ट और उसके बाद की जो मेरी घटना थी उस पर आधारित थी। किस प्रकार से फाइनल लिस्ट में मैंने अपना नाम नहीं देखा और किस प्रकार की भावनाएं मन में आई, और फिर तुरंत सामने प्रीलिम्स था, बीपीएससी का मेंस था, तो मैंने उसको कैसे मैनेज किया एक साथ। तो मैंने कुछ कहीं ना कहीं संघर्ष के उस दौर पे मैंने लिखा था। बहुत अच्छा। आपका डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी। हाँ सर। मधुबनी प्रसिद्ध है ना? हाँ सर। क्या के लिए? सर मुख्यतः मधुबनी पेंटिंग के लिए, इसके अलावा सर मखाना और मिथिला का क्षेत्र भी है उसके लिए भी। कितना पुराना है पेंटिंग ट्रेडिशन? सर यह पेंटिंग वास्तव में तो जो मान्यता है वो तो है कि राजा जनक और माता सीता के समय से ही है। सामान्यतः हमें हमारे क्षेत्र में हजारों वर्षों से इसका प्रमाण प्राप्त होता है, विशेषकर दीवारों पे जो बनाया जाता है। तो ये मिथिला संस्कृति से क्लोज से जुड़ा हुआ है और साथ ही अत्यंत प्राचीन भी है। और बिहार है स्टेट। हाँ सर। बिहार का नाम कैसे हुआ बिहार? सर प्राचीन समय में यहाँ पे काफ़ी बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान था जिसे विहार कहा जाता है। तो सर यह बोलचाल में चूँकि व जो है सर मैथिली में भी और अन्य बिहारी भाषाओं में कम होता है, ब का प्रयोग ज़्यादा होता है, तो बिहार से बिहार हो गया। बहुत अच्छा। आज का न्यूज़पेपर्स हाँ सर। कितने पढ़े हैं? सर मैंने इंडियन एक्सप्रेस और मिंट पढ़ा है। बहुत अच्छा। बताइए 5 न्यूज़ आइटम्स आपके ख्याल से महत्वपूर्ण। सर पहला जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी यूएस के द्वारा की गई है, उससे रिलेटेड न्यूज़ था। दूसरा सर जो ऑयल प्राइसेज और भारत पे क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है, इसको काफ़ी अच्छे से डिटेल में उन्होंने वर्णन किया था। सर तीसरा एनर्जी ट्रांजिशन पे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे लगा। सर चौथा इंदौर में जो पानी दूषित होने के कारण जो मौतें हुई हैं उस पर भी न्यूज आर्टिकल था। और सर पांचवा दिल्ली के पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ न्यूज आज भी थे। अच्छा, इम्पैक्ट ऑन इंडिया पेनिनसुला का क्या इम्पैक्ट होगा ऑयल के बारे में? सॉरी सर। आप सेकंड थिंग विच यू मेंशन्ड, वेनेजुएला में जो अमेरिका ने किया, इसका इम्पैक्ट भारत को क्या होगा? सर पहला जो हमारा लगभग $1 बिलियन के आसपास जो हमने वेनेजुएला में इन्वेस्ट किया था वो वहाँ पे फंस गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांजिशन हुआ उसके बाद उम्मीद है कि ONGC विदेश को ये जो इन्वेस्टमेंट है वापस मिल जाएगी। सर दूसरा चूँकि यदि वेनेजुएला से ऑयल ग्लोबल ऑयल मार्केट में फिर से एंट्री करता है तो ऑयल प्राइसेज कहीं ना कहीं कम हो सकती है, तो हमें इससे लाभ हो सकता है। सर तीसरा जिस प्रकार से जो इंटरनेशनल लॉ है और UN चार्टर है उसके उल्लंघन पे जो बात कहीं ना कहीं की जा रही है, तो भारत पे भी चूँकि इसका असर हो सकता है। ग्लोबल साउथ में हम लीडर के तौर पे हैं तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। सर ये मैं सोच पा रहा हूँ। अच्छा, आपने कहा $1 बिलियन हमने इन्वेस्ट किया है। हाँ सर। कौन वो वापस देंगे और उसका कौन? ट्रम्प करेगा, वो वेनेजुएला का गवर्नमेंट करेगा, कौन करेगा?
सर वास्तव में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो वेनेजुएला की सरकारी ऑयल कंपनी के साथ था, वहाँ के ऑयल फील्ड में। तो सर वास्तव में उनको ये वापस किया जाना चाहिए, क्योंकि सैंक्शन जब यूएस के द्वारा 2019 में लगाया गया तो ये वापसी हो नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं वेनेजुएला की तेल कंपनी को ये वापस करना है। लेकिन ये हो सकता है कि वेनेजुएला का स्टेट ऑयल कंपनी जो अमेरिका को देना है, जो अमेरिका चाहता है, वो पहले लेंगे। हाँ सर। भारत का बात। हाँ सर, ये भी संभावना है। आगे चलिए। थैंक यू सर। शिवम। हाँ सर। मैथिली लिटरेचर। हाँ सर। और कस्टम्स और इनकम टैक्स आपका काफ़ी ऊपर चॉइस में है, तीसरा और चौथे में। हाँ सर। आप ये मैथिली लिटरेचर को कैसे अप्लाई करेंगे रेवेन्यू सर्विस में? आप कल असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी बनेंगे तो वहाँ पर मैथिली लिटरेचर का क्या एप्लीकेबिलिटी, और आप चेन्नई में पोस्टेड है। सर वास्तव में साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो वो न केवल हमें जो मनुष्य किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से वो अपने पैसों का खर्च करते हैं, किस प्रकार से दुनिया को देखते हैं, साहित्य इसके बारे में, चाहे आप पोस्टेड कहीं भी हो, चेन्नई में भी हो, तो सर जो मानवीय मानसिकता है सर वो तो एक ही प्रकार की रहेगी। मैथिली साहित्य कहीं ना कहीं इसमें आपको मदद करती है कि मनुष्य मन को समझा जाए, किस प्रकार की सोचने की क्षमता है, महसूस करने की क्षमता है। तो शिवम क्या मिरर दिखाएंगे चेन्नई में मैथिली लिटरेचर से? जो है ना, हम तो तमिल समझते हैं। सर जिस प्रकार से मैथिली साहित्य और भाषा में मेरी रुचि है, उसी प्रकार से मुझे तमिल भाषा और नई भाषाएं सीखने के प्रति जो मेरी रुचि है वो काम आएंगी। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैथिली ठाकुर कौन है? सर मैथिली ठाकुर हम मिथिला क्षेत्र की सुप्रसिद्ध लोक गायिका हैं, साथ में अभी ये बिहार की सबसे युवा नवनिर्वाचित विधायिका भी हैं, जो दरभंगा के अलीनगर सीट से निर्वाचित हुई हैं। सबसे यंगेस्ट एमएलए। हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, ये सौराठ सभा, हाँ सर, आज के दिन पे उसका है तात्पर्य या महत्व है ना? नहीं, अब उतना नहीं रह गया जो पहले था। इसके बारे में थोड़ा बताइए, सौराठ सभा के बारे में। सर सौराठ सभा प्राचीन जो मैथिली विवाह व्यवस्था था उसका आधार स्तंभ था, जहाँ पे लेकिन जो मध्यकालीन समय है उसके समय कहीं ना कहीं वहाँ पे बेमेल विवाह का काफ़ी आरोप लगने लगा। तो वर्तमान समय में सौराठ सभा का कोई औचित्य नहीं रह गया है। हालांकि वार्षिक रूप से कुछ महोत्सव होते हैं, लेकिन उस प्रथा को जीवित करने के कुछ प्रयास भी किए गए हैं, लेकिन वस्तुतः वो परंपरा अब खत्म हो चुकी है। आज के दिन पे नहीं, जून जुलाई में या ज्येष्ठ आषाढ़ में, और वो मार्केट नहीं रह गया, ग्रूम्स मार्केट। सर कुछ प्रयास किए गए हैं ताकि उसमें बेमेल विवाह ना हो इस प्रकार से, लेकिन समाज चूँकि अब जो रिश्तेदारी हो रही है वो घटकों के माध्यम से और आपसी कनेक्शन और सोशल मीडिया का यूज, तो कहीं ना कहीं वो परंपरा खत्म हो चुकी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आपके बाबूजी एग्रीकल्चर में, कृषि में है। हाँ सर। पीएम फसल बीमा में क्या रिफॉर्म्स आप लाना चाहेंगे? क्या कमी है आज के दिन पे और क्या रिफॉर्म्स आप लाएंगे पीएम फसल बीमा? सर सबसे पहले जो कमियां हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, सर पहला जो जन जागरूकता है, विशेषकर बिहार में जो मैं ठीक है, समझ गए। जागरूकता। दूसरा सर जो किसानों के लिए प्रीमियम है वो अभी भी अधिक है। और कितना है अभी? रबी में कितना है, खरीफ में कितना है, हॉर्टिकल्चर में कितना है? सर एग्जैक्ट आइडिया डेटा तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं किसान के लिए अधिक है? सर मैंने कहीं पढ़ा था डेटा के बारे में। अच्छा, 2%, 1.5% और 5% है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा अंतिम सवाल जो है ना, हाँ सर। ये बताइए, आईपीएस के लिए आप छत्तीसगढ़ होम स्टेट देते हैं, बट आईएएस के लिए बिहार जाना चाहते हैं। सर वास्तव में छत्तीसगढ़ में ननिहाल है, और सर नहीं, मैं समझता हूँ आपके माँ जी जो है ना, जहांगीर चपमा के रहने वाली है। हाँ, पुलिस के लिए आप छत्तीसगढ़ जाओगे और आईएएस के लिए बिहार झारखंड जाओगे। सर इसका कारण मुख्यतः यह रहा है कि मुझे लगता है कि बिहार आईएएस के लिए एक अधिक चैलेंजिंग और काम करने वाला स्टेट अभी है। छत्तीसगढ़ नहीं है आईएएस के लिए चैलेंजिंग? बिल्कुल है सर। पुलिस के लिए चैलेंजिंग है? पुलिस के लिए अधिक चैलेंजिंग है, नक्सलिज्म लास्ट फेज में। अच्छा, और कुछ होगा बता नहीं रहे हो, आप कुछ छिपाना चाहते हो? नहीं सर, मेरा क्या कारण यही रहा है, मुझे लगा कि चैलेंजिंग अधिक है। एक आईपीएस के लिए सबसे अधिक चैलेंजिंग है कि नक्सलिज्म को समाप्त किया जाए, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए इतना बड़ा, तो मुझे काम करने का अधिक अवसर मिलेगा। और आईएएस के लिए सर बिहार अभी भी विकास के सबसे निचले पायदान। बाबूजी बिहार के इसलिए आईएएस मिलेगा तो बिहार जाएंगे, माँ जी छत्तीसगढ़ के इसलिए पुलिस मिलेगा तो छत्तीसगढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो धन्यवाद।
थैंक यू सर। ओके शिवम, हाँ सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बहुत अच्छा कर रहे हैं, गुड, कीप इट अप। हाँ, थैंक यू सर। तो अल-कायदा और तालिबान में क्या अंतर है? सर पहला अंतर, अलकायदा वैचारिक रूप से अधिक, धार्मिक रूप से अधिक कट्टर है, जबकि तालिबान कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंट मूवमेंट के तौर पे जो वहाँ पे सोवियत इन्वेजन हुआ था उसके खिलाफ शुरू हुआ था। अलकायदा का शुरू से लक्ष्य अमेरिका और उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं अधिक रहा है, और दूसरा तालिबान कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की सत्ता पे जो कब्जा है उसको अपना लक्ष्य अधिक मानता रहा है। हालांकि धार्मिक कट्टरता दोनों में काफ़ी हद तक रही है। अच्छा, क्वाड हाँ सर। जो है ना, हाँ, तो ये किस तरीके का ग्रुपिंग है क्वाड? सर यह वास्तव में डेवलपमेंट और सिक्योरिटी दोनों को एक साथ लेकर चलने वाला 4 देशों का गठबंधन है, जिसमें भारत, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। कई बार प्रयास यह किया गया है कि इसको एक मिलिट्री अलायंस के तौर पे किया जाए, लेकिन इसके आपस में इस पे सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। क्यों नहीं बन पाई है? सर इसमें भारत का भी स्टैंड है। भारत इस तरह के किसी मिलिट्री अलायंस में शामिल नहीं होना चाहता है जिससे कि हमारी जो स्ट्रेटजी ऑटोनॉमी है उस पर कोई असर पड़े, और साथ में सर चाइना का भी एक फैक्टर है जिसको कंसिडर करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। व्लादिवोस्टॉक के बारे में आपने सुना है? हाँ सर। तो ये व्लादिवोस्टॉक क्यों इम्पोर्टेंट है? सर व्लादिवोस्टॉक रसिया का सुदूर पूर्व में स्थित एक शहर है। चूँकि वहाँ से चेन्नई के बीच में मैरीटाइम हम लोग ट्रेड ओपन कर रहे हैं, और रसिया के साथ जो हमारा ट्रेड है वो INSTC जो अभी उस पर कहीं ना कहीं काम रुका हुआ है, ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है भारत को रसिया का व्यापार बढ़ाने के लिए। अच्छा, तो इससे क्या होगा? सर चूँकि रसिया का जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है सर, वो संसाधनों से काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है। वहाँ पे ऑयल और गैसेज और इस तरह के काफ़ी संसाधन है, तो यदि वहाँ पे हमारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है तो हमारे। इसका स्टेटस क्या है चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कनेक्ट का? सर मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ ये वास्तव में पहली लाइन ये ओपन हुई है, कुछ कार्गो मूवमेंट हुए हैं, लेकिन कंप्लीट आइडिया नहीं है सर। अच्छा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप साहब से भी बात कर रहे थे मैथिली और तमिलनाडु के बारे में, हाँ सर। है ना? तो मान लीजिए आपको इंचार्ज बनाया गया है कि तमिलनाडु में आप हिंदी की बढ़ावा की, ठीक है? तो आप हिंदी की बढ़ावा कैसे करेंगे तमिलनाडु में? आपको बैकग्राउंड तो पता ही होगा। हाँ सर। जी बताइए। सर चूँकि तमिलनाडु में हिंदी के प्रति विरोध का एक लंबा इतिहास रहा है, तो मैं पहला तो ये कोशिश करूँगा कुछ भी ऐसा ना करूँ जिससे ऐसा लगे कि हिंदी को थोपा जा रहा है सर। लेकिन वही बोल रहा हूँ, क्या क्या करेंगे, क्या बताइए। सॉरी सर, मैं क्या पूछ सकता हूँ किस पोजीशन में मुझे ये काम? मान लीजिए कोई भी पोजीशन हो, आपको इंचार्ज दिया गया है कि आपको हिंदी को बढ़ावा करना है यहाँ पे तमिलनाडु में, कैसे करेंगे? हाँ सर। सर सबसे पहले सर स्कूलों में सर वैकल्पिक विषय के रूप में, विशेषकर जो केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय वहाँ पे हैं, वहाँ पे वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी होना चाहिए। ठीक है। और सर दूसरा जो हिंदी मूवीज़ हैं, जो टीवी सीरीज़ हैं सर, उसको कहीं ना कहीं अधिक पॉपुलराइज करने के लिए मैं कदम उठाऊँगा। सर जो तमिल के जो अच्छे मूवीज़ हैं और जो वहाँ के कल्चरल, उनको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करने का बीड़ा उठाऊँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो जो सीखना चाहते हैं उनके लिए पहुँच सके। और सर एक इस तरह का सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाया जा सकता है जहाँ पे हिंदी पढ़ने से क्या लाभ होगा तमिल को कंप्रोमाइज़ किए बिना, तो जिसमें बताया जा सकता है कि आपको जॉब मिलने में या फिर नॉर्थ के कॉलेज में। गुड, वेरी गुड, ओके, थैंक यू शिवम। थैंक यू सर। सो शिवम, आप जरा मैथिली की महत्वपूर्ण विशेषताएं बतलाएं, मैथिली भाषा की। सर पहला कि मैथिली मागधी प्राकृत से निकला हुआ है, तो बांग्ला, असमिया और उड़िया के साथ हमारी सिमिलैरिटी अधिक है। सर दूसरा, मैथिली में लिंग भेद नहीं होता है जैसे हिंदी और अन्य हम भाषाओं में देखते हैं, तो यह मैथिली की एक अधिक अच्छी विशेषता है। इसके अलावा सर मैथिली में जो मधुरता है सर, क्योंकि हम ऊ शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं दीर्घ स्वरों का, और इसके कारण मधुरता एक सुनने में अवश्य आती है। और सर चौथा, आदर सूचक शब्द। मैथिली में वास्तव में कोई भी प्रकार का जब बातचीत किया जाता है तो अत्यंत आदर के साथ बात किया जाता है, तो गुस्सा वाला बात भी आपको पता नहीं चलेगा गुस्से में कोई बात बोली जा रही है। और अब ये 22 भाषाओं में सम्मिलित भी हो गई। हाँ सर। कब से हुई? सर ये 2003 में 92वां संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया। ठीक है, आप पेट्रोलियम इंजीनियर हैं। हाँ सर। प्राइवेट सेक्टर में पेट्रोलियम रिफाइनरीज कितनी हैं और
क्या भारत सरकार को अपने पास रखनी चाहिए या सभी प्राइवेट सेक्टर में आ जानी चाहिए? क्या राय है आपकी? सर वर्तमान में भारत में प्राइवेट सेक्टर में 4 पेट्रोलियम रिफाइनरी हैं, जिसमें रिलायंस, नायरा और एक जॉइंट वेंचर में HMEL पंजाब में। सर जहां तक बात प्राइवेट सेक्टर को में रखा जाना चाहिए, सर चूँकि जो पेट्रोलियम रिफाइनरी और पेट्रोलियम सेक्टर है, सर इसमें इसका जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो रोल है, सर मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। जैसे LPG, सर LPG हमारे देश में गरीबी हटाने के लिए, स्वच्छ ईंधन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर यदि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में रहेगा तो प्राइवेट सेक्टर उसको पेट्रोकेमिकल में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि वो LPG के मुकाबले दोगुनी में बिकती है। लेकिन सर हमारे देश के विकास को देखते हुए तो सर इसको LPG में बदलना ज़्यादा उचित होगा। सर यदि PSUs रहेंगी तभी इस प्रकार के डिसीजन ले सकती हैं, जहाँ पे उनको घाटा हो रहा है लेकिन फिर भी वो राष्ट्रहित को अधिक तवज्जो दे रही हैं, सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट से नहीं संचालित हैं। एक अभी ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व हुआ था, ये क्या है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, और भारत को इससे क्या सबक सीखना चाहिए? भारत को रिएक्ट कैसे करना चाहिए? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। सर क्या आप वेनेजुएला में जो हुआ है इसकी बात कर रहे हैं? मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ, उसी का नाम हाँ सर, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। हाँ सर, मैं इसके बारे में मैं भूल गया था। सर मैं तो सबसे बड़ा लर्निंग मुझे जो लगती है कि सर हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा हर तरीके से। हम किसी एक देश पे निर्भर नहीं हो सकते। सैन्य रूप से हमें काफ़ी मजबूत होने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से इंटरनेशनल रिलेशन में जंगल का नियम आजकल लागू हो रहा है, जिसके पास जितना ज़्यादा पावर उसका उस तरह का उपयोग, तो सर ऐसे में देश का समृद्धि और देश का मजबूती काफ़ी ज़रूरी है। और इसके अलावा आत्मनिर्भर होने के बाद भी ये हो गया, इसका मतलब कुछ और चाहिए ना। वेनेजुएला भी ऑयल का इतना बड़ा प्रोड्यूसर। सर दूसरा, जो वेनेजुएला में जिस प्रकार का डेमोक्रेसी का जो डिक्लाइन हुआ, जो कहीं ना कहीं वहाँ के राष्ट्रपति का जो घरेलू स्तर पे लेजिटिमेसी थी, सर उस पर भी काफ़ी प्रश्न उठ गया। नहीं तो आप क्या जस्टिफाई करना चाहते हैं? नहीं सर, मैं इसको जस्टिफाई नहीं करना डिक्लाइन हो या ना हो, हाँ सर, लेकिन इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। हाँ सर, मैं जस्टिफाई सर नहीं करना चाहता हूँ। बस मैं इसी पॉइंट को आगे बढ़ाना चाहता था कि जो हमारे रूलिंग क्लास है सर, उनको घरेलू जो समर्थन है सर उस पर भी काफ़ी रहना चाहिए। देश यदि एकजुट है, मजबूत है, तो इस प्रकार के कदम शायद उठाने में किसी भी विदेशी ताकत को कई बार सोचना पड़ेगा। एक अंतिम प्रश्न शिवम, 2026 में आप क्या सिल्वर लाइनिंग देखते हैं भारत के लिए? 2025 में भी बहुत उथल पुथल हुई, 2026 की शुरुआत भी उथल पुथल से हुई, लेकिन भारत के लिए इसमें सिल्वर लाइनिंग क्या है? सर पहला तो जो मुझे जो US और भारत का ट्रेड डील है सर, उससे उम्मीदें हैं काफ़ी कि वो ट्रेड डील यदि सही हो जाता है 26 की शुरुआत में, तो हमारे इकोनॉमिक को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। जो FDI आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है शायद उसमें भी रोक लगे। सर दूसरा, जो जिस प्रकार का अभी वेनेजुएला में हुआ है, मुझे लगता है कि ऑयल प्राइसेज पे इसका असर हो सकता है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारा जो इम्पोर्ट बिल है उसमें भी कमी आने की उम्मीद है। और सर तीसरा, जो रशिया पे जो सैंक्शन लगाए गए हैं सर, यदि रशिया यूक्रेन वॉर का इस साल समाधान निकल जाता है, तो सर वो भारत के लिए काफ़ी अच्छा खबर होगा। जो हमारे पे जो सैंक्शन है और टैरिफ है उसमें कमी आएगी। थैंक यू सर। शिवम, आप अमेरिका का जो एक्शन हुआ वेनेजुएला में, उससे नाखुश हैं? सर यह अंतर्राष्ट्रीय कानून जो और UN चार्टर है सर, उसका उल्लंघन है, मैं इस बात को रखना चाहता हूँ। अगर एक क्रिमिनल किसी तरीके से किसी कंट्री में पावर कैप्चर कर ले और वो अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को से दूसरे कंट्रीज़ को प्रभावित कर रहा है, तो अन्य कंट्रीज़ को क्या करना चाहिए? कि आप ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं इसलिए हम आपको टच नहीं करेंगे? सर यदि वो जिस प्रकार के US ने आरोप लगाए हैं कि ड्रग और नारकोटिक्स और बहुत पहले ही, ये नई बात नहीं, अमेरिका तो बहुत पहले से कह रहा है, और अमेरिका हैज अनाउंस्ड बाउंटी ऑन हिज हेड। सर यदि यू आर इन बिजनेस ऑफ ड्रग एंड आर्म्स। सर यदि नार्को टेररिज्म का आरोप यदि उन पे सही है और सिद्ध है, जो कि कई सारे
विश्लेषकों का मानना है कि कहीं ना चलिए, कहीं। थोड़ा डिबेटेबल एरिया है, हाँ सर। टाइम कम है, ठीक है। तो वैसे बहाव में बह करके ओपिनियन देने के बजाय कंसीडर्ड ओपिनियन देना ज़्यादा अच्छा रहता है, हाँ सर। ठीक है। आप बिहार के रहने वाले हैं, हाँ सर। मधुबनी, हाँ सर। कोसी वहीं से बहती है। हाँ सर। इसे रिवर ऑफ सौरो क्यों कहते हैं? सौरो ऑफ बिहार या रिवर ऑफ सौरो क्यों कहते हैं? सर कोसी द्वारा बड़ी मात्रा में सिल्ट आने से बहुत बड़े पैमाने पे बाढ़ की समस्या होती कोसी द्वारा बड़ी मात्रा में सिल्ट आने की, इसका क्या कहना चाह रहे हैं आप? है। सर कोसी दुनिया के टॉप 5 कंट्री रिवर्स में है, सॉरी सर, जो अपने साथ सिल्ट बड़ी मात्रा में बहा के लेता है, जिसके कारण सर रिवर का ओके, जो ठीक है। डायरेक्शन है वो हाँ। चेंज हो जाता है। हाँ, हाँ। और वो जो पहले जो बाढ़ के प्रभावित एरिया है वो नए इलाके में फिर बाढ़ को प्रभावित करती है। उसके दोनों साइड में तो एम्बैंकमेंट बन गया है। तो सर वास्तव में इम्बैंकमेंट कई बार टूटी हैं, जैसे 2008 में कुसा में टूट गया था। समस्या क्या हुई एम्बैंकमेंट बनने से? थोड़ा गहराई में जा करके 5 सेकंड दे रहा हूँ आपको, सोच के बताइए। एम्बैंकमेंट बनने से क्या समस्या हो गई? दैट हैज टू डू विद द सिल्ट जो आप कह रहे हैं। सर इम्बैंकमेंट बनने से जो नदी का जो लेवल है रिवर बेड का सर वो काफ़ी ऊंचा हो गया, और जो दूसरे दोनों तरफ के क्षेत्र वो नीचे हैं। तो सर अब तो जब इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है? सर जब बाढ़ आती है तो पानी बहुत तेजी से, क्योंकि निचले वाले क्षेत्र अब नीचे हैं, तो एम्बैंकमेंट थोड़ा भी टूटता है तो बाढ़ बड़े क्षेत्र में प्रभावित करता है। एक्सेलरेटेड लॉस होता है। हाँ सर। अच्छा, ठीक है। आपके यहाँ रिफाइनरी कहाँ है बिहार में? सर बरौनी में। बरौनी में। हाँ, उसका क्रूड कहाँ से आता है? सर क्रूड असम के जो ऑयल क्षेत्र हैं वहाँ से तो आता है। असम से बरौनी तक क्रूड लाने के बजाय असम में ही रिफाइनरी बना देना चाहिए था। तो इस पॉलिसी डिसीजन पे क्या व्यू है आपका? क्रूड आसाम से आता है और रिफाइनिंग, उसकी रिफाइनिंग बरौनी में होती है। सर वास्तव में रिफाइनरी की पोजीशन सर मार्केट जो कई बार जो क्रूड जहाँ पे प्रोड्यूसिंग रीजन है उसके साथ साथ मार्केट के आसपास भी किया जाता है, ताकि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन में अधिक खर्च ना करना पड़े। तो इसलिए सर बरौनी में आप ये एस्टैब्लिश। कहना चाह रहे हैं कि इसका मार्केट नियरर टू द मार्केट। हाँ सर, पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल सभी को ये सर्व करता है। किस प्रिंसिपल पर ये क्रूड से पेट्रोल, डीजल एंड सो मैनी अदर, वो केमिस्ट्री का कौन सा प्रिंसिपल है जिस पर ये रिफाइनरीज काम करते हैं? सर डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपने पहले कहा डिस्टिलेशन, फिर कहा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो जरा ठीक से बोलो भाई, सर कोई एक चीज बोलो। सॉरी सर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाँ सर। इसका क्या तात्पर्य है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का? सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम किसी एक प्रोडक्ट को उसमें जो अन्य जिसमें जितने भी प्रोडक्ट शामिल हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के आधार पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। वास्तव फाइन। तो बॉइलिंग पॉइंट पेट्रोल का कम होता है, डीजल का ज़्यादा होता है। हाँ सर। पेट्रोल कम्स आउट फर्स्ट, फिर डीजल कम्स आउट लेटर। हाँ सर। लेकिन पेट्रोल का प्राइस ज़्यादा है, डीजल का प्राइस कम है। सर वास्तव में जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है सर, उसमें रिफाइनरी का तो 50% के आसपास ही योगदान है। उसमें जो सेस है, सरचार्ज है और इस प्रकार की चीज़ें। टैक्सेशन। हाँ सर। हाँ सर, टैक्सेज का एंड यूजर जो प्राइस दे रहा है वो टैक्सेशन, टैक्स स्ट्रक्चर पर डिपेंड हाँ करता है। दैट्स गुड, प्लीज। थैंक यू सर। फॉर्मल इंटरव्यू अभी ख़त्म किया हमने, अभी हम आपको बुलाएंगे। थैंक यू सर।